हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन न्यू वीडियो लेक्चर। एंड पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जैसा कि डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में। उन्हीं एल्गी डिफरेंट क्लासेस के एग्जांपल्स को हमको देखना है और इसके साथ में लास्ट जो स्लाइड लेंगे वो लेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, एनसीईआरटी को फोकस करते हुए चल रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स। और ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स में यूनिसेलुलर फॉर्म भी है, कॉलोनियल फॉर्म भी है, फिलामेंटस फॉर्म भी है। पहले भी हमने थोड़ा बहुत इसका पार्ट देखा था। यूनिसेलुलर फॉर्म के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे अपन को डायग्राम दे भी रखा है क्लेमाइडोमोनास का, जैसा कि ये दो फ्लैजिला आप देख पा रहे हो, ठीक, एपिकल फॉर्म में। तो ये यूनिसेलुलर फॉर्म है। क्लेमाइडोमोनास के अलावा ये तो फ्लैजिलेटेड है, लेकिन इसके अलावा भी क्लोरेला जो होता है ये वास्तव में नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म है। माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म है क्लोरेला। ठीक है ना जी हाँ, क्लोरेला वही है, क्लोरेला और सैंडेसमन, जिसमें केल्विन ने केल्विन साइकिल की डिस्कवरी की है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये क्लोरेला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और क्लोरेला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सबसे ज्यादा एबंडेंट है प्रोटीन के केस में। ठीक है ना, और सेकंड मोस्ट एबंडेंट इन प्रोटीन दैट एल्गी इज क्लोरेला। ठीक है ना, तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना, अगर इन दोनों के लिए मैं बात करूं तो दोनों ही वास्तव में इनको स्पेस शटलर्स जो होते हैं, ठीक है ना, या स्पेस रिसर्चर्स जो होते हैं, वो अपने साथ ग्रो करके कल्चर करके लेके जाते हैं। और ये वहां पे फूड सोर्स की फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व करती हैं, तो ये ऑक्सीजन के सोर्स की फॉर्म में भी इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और चूंकि स्पेस शटलर्स लेके जाते हैं या फिर स्पेस रिसर्चर्स इनको लेके जाते हैं, इसलिए इनको स्पेस एल्गी भी नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोरेला वास्तव में एक क्या होती है, स्पेस एल्गी होती है। ये वापस और आएगा पॉइंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, देखेंगे हम। इसके अलावा एक और एल्गी होती है एसिटाबुलेरिया, जो यूनिसेलुलर है। एसिटाबुलेरिया को हम नाम देते हैं बच्चों अम्ब्रेला प्लांट। अम्ब्रेला प्लांट इसको बोलते हैं, इसलिए नाम दे देते हैं अम्ब्रेला प्लांट कि वास्तव में सबसे बड़ी यूनिसेलुलर एल्गी बताई गई है। या फिर मैं बात करूं लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट बोल सकते हैं हम किसको, इस एसिटाबुलेरिया को क्या बोल सकते हैं, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। कोई दिक्कत, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट होता है। तो ये यूनिसेलुलर फॉर्म बताई गई है। नेक्स्ट देखो जरा, कॉलोनियल फॉर्म बता रखी है, जैसा कि मैंने पहले आपको डिस्कस भी किया था। इसमें ये बॉल स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। सारे की सारे जो मेंबर्स आप छोटे छोटे मेंबर्स देख पा रहे हो, ये सब की सब फ्लैजिलेटेड है, इसलिए मोटाइल कॉलोनी होती है। और छोटे छोटे जो पार्ट आप देख रहे हो, ये डॉटर कॉलोनी है और बाकी पूरी पेरेंट कॉलोनी है। ये वॉलबॉक्स का केस बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट फिलामेंटस फॉर्म, अनब्रांच कंडीशन देखो जरा यूलोथ्रिक्स का, ये नया एडिशन किया गया है इस डायग्राम का, ठीक है ना, अभी एनसीईआरटी में। तो ये यूलोथ्रिक्स अनब्रांच फॉर्म है। दूसरा केस बताएं, कारा ग्रीन एल्गा हमने बताया था, ठीक है ना। और ये वास्तव में ब्रांच फॉर्म का केस बनता है, जो हिस्टोट्राइकस ब्रांचिंग शो कर सकता है, ठीक है ना। तो इसकी ब्रांचेस बता रखी है, इसका एक्सेस बता रखा है। और इसमें हमने सेक्स ऑर्गन से बताए थे कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो ग्लोब्यूलर, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, न्यूक्लियल था। ये कारा, ये फिलामेंटस फॉर्म के हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने मेनली तो यही दे रखे हैं भाई अपन को, ठीक। इसके बाद में ग्रीन एल्गी से रिलेटेड जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो अपन पूरा की पूरा उस क्लासिफिकेशन वाली जगह पर ऐड कर चुके हैं सबकी सब, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ग्रीन एल्गी ये ध्यान रखना कि सबसे एडवांस एल्गी मानी गई है, जिनसे वास्तव में हायर प्लांट्स का क्या माना गया है, ओरिजिन माना गया है। और उनसे रिजेंबलेंस कैसे है हायर प्लांट से इसकी, तो स्टोर्ड फूड सेम था। इसके अलावा सेल वॉल कंपोजिशन इनका सेम होता है, हायर प्लांट्स के जैसे ही होता है। इसके अलावा इनके पिगमेंट्स भी हायर प्लांट्स के जैसे होते हैं, इसलिए मोस्ट एडवांस एल्गी की फॉर्म मानी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो जरा, अगला एग्जांपल है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे को साथ में बताने भी हैं और ये एग्जांपल्स की भी डिस्कशन करना है, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं ये एग्जांपल्स की बात करता हूं तो लेमिनेरिया यहां पे दे रखा है। लेमिनेरिया वास्तव में जो होती है वो एक एडिबल एल्गी है, और इस जीनस की कई सारी जो स्पीसीज है वो एडिबल है, खाई जाती है, मेराइन एल्गी, ठीक है ना। ये लेमिनेरिया का डायग्राम, जिसमें आप देख पा रहे हो ये होल्ड फास्ट, ये स्टाइप और ये फ्रॉन। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना, ऐसी ही ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर होती है लीफ की। किसकी होती है, लीफ की। इससे मैं रिलेट करता हूं, जरा लीफ को देखो जरा, ये लीफ की स्ट्रक्चर,
जहां से लीफ अटैच होती है इस वाले पार्ट को, तो क्या नाम दिया जाता है बच्चों? लीफ बेस बोलते हैं, लीफ बेस। तो ये जो होल्ड फास्ट आप देख रहे हो ना, होल्ड फास्ट यहां पे भी क्या है, जो सबस्ट्रेटम से इसको अटैच करेगा, ऐसे ही ये लीफ बेस होता है, इसके सिमिलर होता है, एनालॉगस, ठीक है ना। इसके अलावा स्टैप वाला जो पार्ट होता है, ये वास्तव में ये क्या होता है, इसका पेटियोल वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। तो पेटियोल के एनालॉगस बता सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल में फूड ट्रांसलोकेटिंग टिश्यू जो होता है, सीव ट्यूब, ठीक है ना बात। सीव ट्यूब वाला कंपोनेंट, जो टिश्यू का कंपोनेंट जो है सीव ट्यूब, उस सीव ट्यूब में फूड ट्रांसलोकेशन किया जाता है और उस सीव ट्यूब के एनालॉगस होता है। और इस स्ट्रक्चर को जो नाम दिया जाता है, ये स्टैप, वास्तव में इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम देते हैं बच्चों ट्रम्पेट हाइफी। क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट हाइफी, ठीक है ना। और ट्रम्पेट हाइफी जो है वो एनालॉगस टू किसके? एनालॉगस टू सीव ट्यूब। कोई दिक्कत? एनालॉगस टू सीव ट्यूब, ये ट्रम्पेट हाइफी का केस बनता है। नेक्स्ट देखो जरा, फ्रंट जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअल फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। जैसा कि लीफ में अपन को पता है कि लीफ में वास्तव में फोटोसिंथेटिक पार्ट जो होता है वो लीफ का लेमिना वाला पार्ट होता है, जिसको हम ब्लेड भी बोलते हैं। इनमें इसको क्या नाम दे दिया है बच्चों? फ्रंट बोल दिया गया है। तो ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट जो होता है लीफ का, उसी के जैसा एनालॉगस बताया गया है। तो फ्रंट तो इससे रिजेंबल कर रहा है, स्टाइल पेटियोल से रिजेंबल कर रहा है, होल्ड फास्ट एनालॉगस होता है किसका? लीफ बेस का। लीफ के जैसी स्ट्रक्चर रखने के कारण, ऐसे ही सेम इधर भी है, ठीक है ना। तो लीफ के जैसी स्ट्रक्चर रखने के कारण इन ब्राउन एल्गी को जो वास्तव में नाम दिया जाता है, ब्राउन एल्गी को वो बोलते हैं लीफी एल्गी। क्या बोलते हैं बच्चों? लीफी एल्गी बोलते हैं। ये दे रखा है एनसीईआरटी में अपन को पॉइंट। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना कि इन ब्राउन एल्गी में वास्तव में अगर मैं बात करूं इनकी एक सेल के लिए, तो एक सेल के लिए अगर बात करें तो इन सेल में एक्चुअल में सेंट्रली लोकेटेड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म मिलता है कहां? पेरिफेरल। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी वास्तव में जो मिलता है वो कहां मिलता है? पेरिफेरल पार्ट में मिलता है। न्यूक्लियस भी इसका जो मिलता है वो बच्चों कहां मिलता है? पेरिफेरल पार्ट में मिलता है, ठीक है ना। ये दे रखा है अपन को एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से बाकी सारे पार्ट कैसे होते हैं? पेरिफेरल पार्ट होते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो जरा ब्राउन एल्गी से रिलेटेड, कि ब्राउन एल्गी में जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये ब्रांचिंग अलग टाइप की है, ये ब्रांचिंग बहुत ज्यादा ब्रांचिंग देख हाईली ब्रांच कंडीशन में है। तो ब्राउन एल्गी साइज और फॉर्म में, जैसा कि हमने एक एल्गी में एक लाइन पढ़ी थी कि एल्गी की साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी देखी जाती है। ब्राउन एल्गी में भी हमको एनसीईआरटी ने पॉइंट लाइन दे रखी है कि साइज और फॉर्म में वो बहुत ज्यादा क्या शो करती है? वेरिएशन शो करती है, वेरिएबिलिटी शो करती है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ये वास्तव में एक बिल्कुल सिंपल ब्रांच फॉर्म जो एक्टोकार्पस शो करता है, ये सिंपल ब्रांच्ड फॉर्म से लेकर हाईली प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म हो सकती है। और प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म होती है जिनको हम नाम देते हैं कैल्प्स। जैसा कि आप डिक्टियोटा में देख पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा ब्रांचिंग कंडीशन शो कर रही है। तो मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है, इनको नाम दे दिया जाता है एक्चुअल में कैल्प्स, ठीक है ना। और कैल्प्स का पता है, इसका एक कॉमन नेम होता है कैल्प्स का, इसको बोलते हैं सी पाम। ताड़ का जो वृक्ष होता है, पाम ट्री जो होता है, ऐसा सी पाम बताया गया है। या फिर इसको नाम दिया जाता है बच्चों मेराइन ट्री। क्या बोलते हैं? मेराइन ट्री। समुद्रों में कोई ट्री हैबिट कभी भी नहीं मिल सकती, ठीक है ना। समुद्रों में तो ब्रायोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म कुछ नहीं मिलता, कोई सा प्लांट ग्रुप नहीं है, केवल एल्गी मिलती है। लेकिन ये एल्गी ही इतनी बड़ी हो जाती है कि वो बहुत 100 मीटर तक की हाइट बताई गई है, ठीक है ना। तो ये वास्तव में जो हो सकती है वो सिंपल ब्रांच एक्टोकार्पस से लेकर और हाईली प्रोफ्यूजली ब्रांच एंड दे में अटेन हाइट अप टू 100 मीटर्स, ठीक है ना, जो कैल्प्स में बताया गया है। और ये डिक्टियोटा इसी कैल्प्स का ही एक एग्जांपल बताया जाता है एक्चुअल, ठीक है ना। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा फ्यूकस जो आप देख पा रहे हो, फ्यूकस भी एक इंपॉर्टेंट एल्गी बताई गई है ब्राउन एल्गी में। इसमें आप देख पा रहे हो ये मिडरिब जैसी एक स्ट्रक्चर बताई जाती है। फ्रंट इसका वही लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो लेमिना लाइक स्ट्रक्चर है, एयर ब्लैडर्स इसमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक्वेटिक हैबिटेट का क्या है? एडेप्टेशन है, एयर ब्लैडर्स वगैरह मिलना, ठीक। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। इसके बाद में एक एग्जांपल और जो इंपॉर्टेंट, सारगासम के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सारगासम ये वास्तव में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बहुत ज्यादा रीजन को इसने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ये एक एक्चुअल में फ्लोटिंग एल्गी होती है, ठीक है ना, फाइटोप्लैंक्टोनिक फॉर्म होती है जिसके ऊपर पूरी तरह से
कई सारे हेक्टेयर क्षेत्र पर क्या हुई है, फैली हुई है वास्तव में। और इसलिए उस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के उस रीजन को इसके नाम के बेसिस पर नाम दिया गया है सारगेसो सी। क्या बोला है बच्चों? सारगेसो सी। ठीक है ना। तो ये सारगासम का समुद्र इसको बोलते हैं, सारगेसो सी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है सारगासम का। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये ब्राउन एल्गी के कुछ एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट ये एनसीईआरटी जो दे रखे हैं उन्हीं को अपन कवर कर रहे हैं। अदरवाइज तो और भी है, पोस्टेल्सिया है जिसको सी पाम ही नाम दिया जाता है। ठीक है ना। लेमिनेरिया और फ्यूकस इन स्पीसीज से, और बेसिकली अगर इनमें भी चूज करना पड़े तो लेमिनेरिया से। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स बताया गया है आयोडीन का, इसके साथ साथ ब्रोमीन का भी, लेकिन मेनली आयोडीन का एक कॉमर्शियल सोर्स बताया गया है। फ्यूकस भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आयोडीन और ब्रोमीन का, उसमें भी आयोडीन का सबसे ज्यादा मेन कॉमर्शियल सोर्स बताया गया है लेमिनेरिया है। ठीक है ना। और फ्यूकस की कुछ स्पीसीज, लेमिनेरिया और सारगासम जो आप देख पा रहे हो, इन दोनों जीनस की कई सारी स्पीसीज एडिबल स्पीसीज होती हैं जिनको खाया जाता है वास्तव में। ये अपन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में देखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये ब्राउन एल्गी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स भी इसी में आए हुए हैं। इसके अलावा बच्चों ब्राउन एल्गी में अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में थोड़ा बहुत बताया था कि ये सेलुलोज की वॉल मिलती है। इसके अलावा इसमें फाइकोकोलोइड मिलता है जिसको हमने एल्जिन बोला है। ठीक है ना। तो एक तो मिलता है इसमें एल्जिन, ठीक है ना। कुछ में फ्यूकोइडिन भी मिलता है, फ्यूकोइडिन। ठीक है ना। कुछ में फ्यूसिन भी मिलता है। ये कुछ एक फाइकोकोलोइड्स होते हैं जो ब्राउन एल्गी में मिल जाते हैं। लेमिनेरिया सारगासम में जैसे ये एल्जिन मिल जाता है। और ये एल्जिन एक्चुअल में जो बताया गया है वो फूड आइटम्स को विस्कस करने में तो यूज होता ही है, डेसिकेशन और डैमेज से भी बचाता है, क्योंकि जिलेटिनस आउटर कवरिंग होती है वास्तव में ब्राउन एल्गी के ऊपर सेल वॉल पर। ठीक है ना। एक इसका और फंक्शन मैं बता देता हूं। इसका एक सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं हम एल्जिनेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्जिनेट्स। एक्चुअल में डेंटिस्ट जो है ना, वो डेंटिस्ट अपने टीथ की मेजरमेंट करने के लिए 32 का जो पूरा जो मेजरमेंट किया जाता है, छोटा एक फ्लेक्सिबल सा स्केल यूज करता है। और वो मेजरमेंट के लिए जो फ्लेक्सिबल स्केल यूज किया जाता है वो किसका बना होता है बच्चों? इस एल्जिनेट्स का बना होता है। ठीक है ना। तो इसका ये यूज भी बताया गया है एल्जिन का। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट ग्रुप इसका, रेड एल्गी के एग्जांपल्स और उसके कुछ फैक्ट्स। ठीक है ना। कुछ पॉइंट पे मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, बाद में फिर एक साथ एग्जांपल्स देखेंगे। रेड एल्गी मैंने बताया था कि सबसे प्रिमिटिव एल्गी थी। कोई दिक्कत? प्रिमिटिव एल्गी क्यों बताई गई है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ रिजेम्बलेंस देती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ इसके क्या रिजेम्बलेंस है जरा देखो, कि एक तो स्टोर्ड फूड अभी हमने पढ़ा था रेड एल्गी में क्या मिलता है, स्टोर्ड फूड क्लास में पढ़ा है हमने। तो ये था फ्लोरिडियन स्टार्च, सही है बात, फ्लोरिडियन स्टार्च। और उधर ब्लू ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड जो होता है ना बच्चों, वो होता है साइनोफाइसियन स्टार्च। कौन सा होता है? साइनोफाइसियन स्टार्च, क्योंकि उसकी क्लास भी साइनोफाइसी है। साइनो टर्म किसके लिए है? ब्लू ग्रीन के लिए है, ध्यान रखना। साइनो टर्म ही ब्लू ग्रीन के लिए है। तो साइनोफाइसियन स्टार्च, ये दोनों स्टार्च जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के स्टार्च हैं। और इसकी मैंने स्ट्रक्चर बताई थी कि ये ब्रांच स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है ना, ब्रांच स्ट्रक्चर शो करते हैं। कोई दिक्कत? और इनकी स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करती है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से रिजेंबल करती है। मैंने डिस्कस किया है इस पॉइंट को। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद में स्टोर्ड फूड के बाद में अगर मैं बात करूं इनके पिगमेंट्स के लिए, तो इन दोनों एल्गी में एक्चुअल में मिलते हैं फाइकोबिलिन्स। क्या मिलते हैं बच्चों? फाइकोबिलिन्स। ये विशेष पिगमेंट्स मिलते हैं जो केवल मेराइन एल्गी में बताए जाते हैं मेनली। तो ठीक है ना। और फाइकोबिलिन्स में एक तो होता है फाइकोइरिथ्रिन, एक तो कौन सा है? फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है ना। और दूसरा है फाइकोसाइनिन। दूसरा कौन सा है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन कलर का है। ठीक है ना। और फाइकोइरिथ्रिन वास्तव में किस कलर का है? रेड कलर का, जैसे कि इरिथ्रिन से पता चल रहा है। रेड एल्गी का डोमिनेंट पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन है और ब्लू ग्रीन एल्गी का डोमिनेंट पिगमेंट फाइकोसाइनिन है। ठीक है ना। लेकिन जब कभी ब्लू ग्रीन एल्गी में ये फाइकोइरिथ्रिन की अमाउंट बढ़ती है तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी रेड कलर की होती है। ये दो पिगमेंट्स फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी में मेन डोमिनेंट पिगमेंट और फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी में मेन डोमिनेंट पिगमेंट है बच्चों। ठीक है ना। तो ये सिमिलर पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक घटना होती है जिसको नाम देते हैं बच्चों गॉडिकॉव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? गॉडिकॉव इफेक्ट बोलते हैं। ये आपने वैसे तो पढ़ लिया होगा ब्लू ग्रीन एल्गी में, ये होती है गॉडिकॉव्स इफेक्ट। और गॉडिकॉव्स इफेक्ट क्या होता है वो सुन लो थोड़ा सा। एक्चुअल में जैसे जैसे ओशियंस की डेप्थ बढ़ती जाती है
विबज्योर जो आता है, इसके ऊपर जो विबज्योर पड़ता है, पूरी जो वेवलेंथ जाती है विबज्योर की, अपन को पता है कि V से R की तरफ जब बढ़ते हैं तो वेवलेंथ क्या होती चली जाती है, बढ़ जाती है। और एक फिजिक्स का फॉर्मूला आप पढ़ते हो, E = hc अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या पड़ेगी भाई, कम पड़ेगी। इसका मतलब जैसे जैसे इधर जा रहे हैं एनर्जी क्या पड़ती जाती है, कम। और एनर्जी जब कम पड़ती है वेवलेंथ की, तब एक पेनिट्रेशन पावर भी वेवलेंथ की क्या होती है, उस रेज की क्या पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। इसका मतलब एक बात है कि ये जो भी पूरी विजिबल स्पेक्ट्रम जो जाता है वो सेम डेप्थ तक नहीं जा पाता, ये अलग अलग डेप्थ तक पहुंचते हैं अलग अलग रेज एक्चुअल में, ठीक है ना। और वहां पे डिफरेंट ओशियन की डिफरेंट डेप्थ पर डिफरेंट अवेलेबल लाइट के अकॉर्डिंग इन रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी के कलर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक कलर एडेप्टेशन की जो घटना है डिफरेंट अवेलेबल वेवलेंथ के कारण डिफरेंट डेप्थ पर, उसको हम नाम देते हैं बच्चों गॉडी-कॉ इफेक्ट। तो ये दोनों ही गॉडी-कॉ इफेक्ट भी शो करती हैं, दोनों एल्गी। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? यहां रेड एल्गी से रिलेटेड एक मैं पॉइंट बता देता हूं कि रेड एल्गी वास्तव में बिल्कुल ओशियनिक सरफेस, उसके ऊपर तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो वो तो पूरी तरह से क्या है, एक तरह से लाइटेड एरिया है पूरी तरह से अच्छे से। तो रेड एल्गी वास्तव में बिल्कुल सरफेस के नजदीक लाइटेड एरिया में रह सकती है, हाईली लाइटेड एरिया में भी। इसके अलावा ओशियंस की सबसे डेप्थ में भी, मोस्ट ओशियनिक डेप्थ में भी जो एल्गी मिल सकती है वो कौन मिलती है, रेड एल्गी मिलती है। क्योंकि रेड एल्गी का ही ये फाइकोरेथ्रिन एकमात्र ये पिगमेंट इस तरह का होता है बच्चों, कौन सा, फाइकोरेथ्रिन। ये इस तरह का पिगमेंट होता है रेड एल्गी का, जो वास्तव में वायलेट और अल्ट्रा वायलेट रेज, वायलेट ये है, इससे भी पहले अल्ट्रा वायलेट, ये रेज पेनिट्रेट करके नीचे तक गहराई तक जाती है, और इन रेज को भी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जिस पिगमेंट की होती है वो कौन सा पिगमेंट है बच्चों, फाइकोरेथ्रिन है। इसलिए मोस्ट ओशियनिक डेप्थ में भी कौन सी एल्गी मिलती है, रेड एल्गी मिलती है। लेकिन ये वेल लाइटेड एरिया में क्लोज टू सरफेस भी मिल सकती है, ठीक है ना। एक रेड एल्गी के लिए और अच्छा पॉइंट दे रखा है अपन को कि कुछ मेंबर्स इसके कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, कुछ मेंबर्स कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल्स पर, उनमें एग्जांपल्स के हिसाब से ही मैं दिखा देता हूं आपको। ये जो आप पॉलीसाइफोनिया देख रहे हो ना, इसका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है, पॉलीसाइफोनिया का ब्रांच कंडीशन में है, मेन एक्सेस बता रखा है, ब्रांचेस बता रखी है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। पोरफायरा जो है ये एक एडिबल एल्गी होती है, एडिबल रेड एल्गी पोरफायरा, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस के लिए अगर बात करें तो इससे एक फाइकोकोलॉइड मिलता है, और वो फाइकोकोलॉइड होता है एक्चुअल में बच्चों कौन सा, कैरागीन। कौन सा है, कैरागीन। ये फाइकोकोलॉइड मैंने पहले ही बताया था कि फाइकोकोलॉइड, या फिर इसको क्या बोले, हाइड्रोकोलॉइड, या तो बोल दो हाइड्रोकोलॉइड, या फिर इसी को नाम दिया जा सकता है क्या, फाइकोकोलॉइड। या तो एल्गी के कोलॉइड बोल दो, या फिर ऐसे कोलॉइडल सब्सटेंस जो वाटर को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। तो डेसिकेशन और डैमेज से बचाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, फूड आइटम्स को विस्कस बनाते हैं। और कैरागीन का एक और मैं पॉइंट बता देता हूं, ये कैरागीन एक्चुअल में जो अपने कैप्सूल आते हैं ना, मेडिसिनल कैप्सूल, वो मेडिसिनल कैप्सूल का जो कोट होता है, जिसके अंदर पाउडर फॉर्म में या तो मेडिसिन होती है या फिर छोटे छोटे पेबल्स की फॉर्म में क्या होती है, मेडिसिन होती है, वो कोट जो होता है मेडिसिनल कैप्सूल का, वो वास्तव में कैरागीन का ही बनता है बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, कॉन्ड्रस क्रिस्पस के अलावा दूसरी मेराइन एल्गी है रेड एल्गी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी के भाई। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से रिलेशन अगर मैं बात करूं तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का फंडा ये है भाई, इससे एक फाइकोकोलॉइड मिलता है, कौन सा, वो है अगार अगार। कौन सा, अगार अगार, ठीक है ना। और ये अगार अगार कोलॉइड जो होता है वापस आइसक्रीम और जेलीज को विस्कस बनाने में यूज होता है। और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में, जो बैक्टीरिया और फंगस वगैरह और इनको कल्चर किया जाता है, वो एक सॉलिड अगार मीडियम पर कल्चर किया जाता है इनको। वो सॉलिड अगार मीडियम में एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है, किसको, इस अगार अगार को, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट, सॉलिड अगार न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम बनाने में किसका यूज किया जाता है बच्चों, अगार अगार। नोट डाउन कर लो आप इस पॉइंट को, सॉलिड न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम में
इसको यूज किया जाता है। न्यूट्रिएंट मीडियम एक्चुअल में एक तो होता है ब्रॉथ मीडियम, कौन सा होता है, एक तो ब्रॉथ मीडियम होता है, ठीक है ना, एक तो है ब्रॉथ मीडियम, ये होता है लिक्विड मीडियम जिसमें अगार अगार नहीं डालते हैं बच्चों, ठीक है ना, और दूसरा होता है सॉलिड मीडियम, और ये अगार मीडियम होता है जिसमें अगार डाला जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये फ्लास्क वगैरह में लिया जाता है तो ये अलग अलग मीडियम यूज किए जाते हैं जिसमें, तो अगार ध्यान रखना, अगार अगार जो है वो कोई न्यूट्रिएंट सब्सटेंस नहीं है इस न्यूट्रिएंट मीडियम में, ये केवल और केवल सॉलिड बनाने वाला एक एजेंट है उस मीडियम को, तो सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 2012 के समथिंग क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन था कि एक मेराइन एल्गी से मिलने वाला एक फाइकोकोलेट होता है अगरोज, ठीक है ना, उसका क्या यूज है, और पहला ही ऑप्शन दे रखा था कि माइक्रोबियल लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम बनाने में सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज होता है, ज्यादातर ने उसी को टिक कर दिया, गलत। अगरोज याद करो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो वास्तव में डीएनए का एक्चुअल में पूरा की पूरा जो फोरेसिस होता है, मूवमेंट जो होती है वो एक जेल सरफेस पे करवाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ये एगरोज जेल, ठीक है ना। तो एगरोज जेल भी वही सेमी सॉलिड सरफेस बनाने में यूज होता है, लेकिन वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। मेराइन एल्गी से ये भी मिलता है, मेराइन एल्गी से अगार अगार भी मिलता है, लेकिन वो माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी में न्यूट्रिएंट मीडियम बनाने में, और ये वास्तव में किस में यूज किया जा रहा है बच्चों, ये यूज किया जा रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगरोज जेल सरफेस बनाने में, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है पॉइंट। तो रेड एल्गी फिनिश करें, ठीक। इसके बाद में वापस आते हैं, चलो नेक्स्ट। तो ये कंप्लीट पूरा मैटर एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट देखो जरा, अगला पॉइंट जो आया है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है ना। हमने वैसे तो ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी के ये शुरुआती पैराग्राफ में ही दे रखा था, हालांकि मैं इसको सबसे लास्ट में ले रहा हूं क्योंकि अब बहुत आसान हो चुका है ये, इसको रटने की 1% जरूरत नहीं है। एक पॉइंट से लिंक करते हैं अपन सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को जो एनसीईआरटी ने हमको दे रखे हैं। किस तरह से, सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस करती हैं, और वो भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती हैं, और एनसीईआरटी ने पहला ही पॉइंट बता रखा है कि कम से कम टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो इस अर्थ पर होता है उसका कम से कम 50%, कम से कम हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो कंप्लीट किया जाता है वो एल्गी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन, हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ये एल्गी के द्वारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब जब फोटोसिंथेसिस एल्गी के द्वारा कंप्लीट हो रहा है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, और वो ऑक्सीजन एक्चुअल में वाटर बॉडीज में डिसॉल्व होगी, तो वाटर बॉडीज में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल जो होता है, कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, अप हो जाती है, समझ रहा आपको। O2 लेवल ऑफ डिसॉल्व O2 इन वाटर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अप हो जाएगा, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसका मतलब फूड बना रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी फॉर्म डेवलप कर रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं एटीपी की फॉर्म में, और वास्तव में यही फूड पूरे एक्वेटिक फूड चेन में जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के पास पहुंचता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही फूड पहुंचता है। इसका मतलब ये एल्गी जो काम करती है, ये दूसरा पॉइंट बन गया था, एल्गी जो काम कर रही है इसका मतलब ये प्राइमरी फूड सोर्स की फॉर्म में काम करती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इनको बोल सकते हो, ठीक है ना, और ये ही मेन फूड सोर्स होती है पूरे एक्वेटिक फूड चेन के लिए। कोई दिक्कत, क्लियर। अच्छा, चौथा पॉइंट इन्होंने बता रखा है वो देखो जरा, पोरफायरा, लेमिनेरिया, ठीक है ना, और सारगासा, ये 3 एल्गी याद करो। पोरफायरा जो थी वो कौन सी थी, रेड एल्गी, ठीक है ना, और ये जो दोनों है वो कौन सी है बच्चों, ब्राउन एल्गी। कोई दिक्कत यहां तक। और ये तीनों की तीनों एल्गी के जो जीनस है ना, एक्चुअल में ये बताया गया है कि समुद्रों में लगभग एल्गी की 70 स्पीसीज एडिबल होती हैं जिनको खाया जाता है, ठीक है ना, और उन 70 स्पीसीज में इन 3 जीनस की कई सारी स्पीसीज एडिबल बताई जाती है, ठीक है ना। तो ये पोरफायरा, लेमिनेरिया, एस, ये पल्स याद रख लो आप भले, पल्स,
ठीक है ना। तो पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम की कई सारी स्पीसीज उन 70 एडिबल स्पीसीज में शामिल हैं जो मेराइन एल्गी जिनको खाया जाता है वास्तव में। तो 70 स्पीसीज, इनमें से सबसे ज्यादा स्पीसीज इन 3 जीनस की बताई गई है। कोई दिक्कत? और लास्ट पॉइंट जो अपन को एनसीईआरटी ने दे रखा है वो दे रखा है भाई क्लोरेला और स्पाइरुलिना का केस। ठीक है ना, क्लोरेला और स्पाइरुलिना का केस। और क्लोरेला स्पाइरुलिना का केस कौन सा है याद करो, अभी मैंने बताया था कि स्पाइरुलिना और क्लोरेला मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन वाली क्या है, ये एल्गी बताई गई है। इनको एज ए फूड सोर्स यूज किया जाता है जो सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्म में होती है। तो सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्म में इनका यूज किया जाता है। स्पेस शटलर्स या स्पेस रिसर्चर्स इनको एज ए फूड सोर्स भी लेके जाते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ये O2 सोर्स की फॉर्म में भी इनको लेके जाते हैं। इसलिए वास्तव में क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना ये दोनों को नाम दिया जाता है स्पेस एल्गी। क्या बोलते हैं इनको? स्पेस एल्गी बोलते हैं बच्चों। कोई दिक्कत? हालांकि मजे वाली बात यह है कि ना तो अब क्लोरेला एक्चुअल रियल एल्गी मानी गई है, ट्रू एल्गी मानी गई है, और ना स्पाइरुलिना ट्रू एल्गी है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जो मोनेरा में पहुंच चुका है। ठीक है ना, और ये क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है जो वास्तव में प्रोटिस्टा एल्गी में पहुंच चुका है, प्रोटिस्टा में पहुंच चुका है ना समझ में? कोई दिक्कत? तो मैं समझता हूं कि ये थैलोफाइटा जो पूरा की पूरा डिवीजन है, ठीक है ना, वो काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। लिंक करते हुए इसको एक के बाद एक वीडियो लेक्चर्स अगर आप पढ़ोगे इस पूरे प्लांट किंगडम में तो कहीं समस्या नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास।